हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजीत तिवारी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पार्ट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये इस सीरीज़ का लास्ट सेकेंड वीडियो है। वन वीडियो आई विल टेक पार्ट 10 और हम 2020 तक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके होंगे। माई सेल्फ अजीत तिवारी हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 years and mentored more than 10 lakh students. My dear friends, I am faculty for geography optional, complete GS geography, physical, Indian, world geography, disaster management and ecology and environment। मैंने जस्ट अभी अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे 20 सितंबर से इकोलॉजी एनवायरनमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया गाइस, सो यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com/@Ajit Live। तो गाइस इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज क्या यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ज़्यादा फोकस आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन। गाइज ऑडियो वीडियो फाइन है? यस नो? माय डियर फ्रेंड्स, तो इस सीरीज को आप बहुत ध्यान सुनेंगे और सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पा रहे, परेशान नहीं होंगे। ट्राई टू लर्न अ लॉट। मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले कम शब्दों में आपको समझा दूं कि इंडिया की टॉप टीम आपके लिए अवेलेबल है। अनअकैडमी पे मैं इसी कोर्स की बात कर रहा था। 20 सितंबर से मैंने कोर्स स्टार्ट किया है ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यूज कोड अजीत लाइव टू ज्वाइन द कोर्स। वेरी ऑसम। 8 PM मंडे टू सैटरडे। गाइज 29 सितंबर से ये कोर्स प्लस पे आ रहा है रिगार्डिंग ज्योग्राफी NCERTs। Again, it is going to be 8 AM, duration 8 to 10 AM. Use the referral code Ajit Live for your one-stop success. Guys, तो एक बेहतरीन टीम आपके लिए अवेलेबल है। हर संडे 11 AM अनअकैडमी कॉम्बैट हमारे लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सेशन, डाउट सॉल्विंग, पर्सनल कोचिंग, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ओ माई गॉड व्हाट नॉट। एक नॉमिनल फी में इतनी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। रेज हैंड ऑप्शंस हमने ऐड किया है जिससे आप अपने क्वेश्चंस को ओरली पूछ सकते हो। और आइकॉनिक इज समथिंग बेटर समथिंग बिगर, जिसमें गाइस आपको प्रॉपर एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल आपको 1-to-1 एक्सपीरियंस मिलती है। फाइन। और अगर आप सिर्फ GS या सिर्फ ऑप्शनल करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। एंड कॉम्बो इज द बेस्ट वन। 19 ऑप्शनल एक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत एट अ नॉमिनल चार्ज ऑफ 24,750 बाय यूजिंग कोड अजीत लाइव आपके लिए अवेलेबल है। गाइस बैचेस हमारी आ रही हैं, आप उसका वेट न करें। अपनी प्रिपरेशन वेदर यू आर टारगेटिंग फॉर 22 गाइज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आपका प्रीलिम्स 2022 है। और फॉर 23 मई और जून 23 में आपका प्रीलिम्स होगा। इन बोथ केसेस आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। डोंट वेट, डोंट डिले। व्हाट टू डू? यूज कोड अजीत लाइव फॉर योर वन स्टॉप सोल्यूशन। गाइज गूगल पे आप अजीत लाइव या क्रोम पे आप अजीत लाइव लिख कर देखें, देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू विच दिस इज माई कोड अजीत लाइव। गाइस गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन। क्या आप झमाझम सेशन के लिए तैयार हो? यस नो? जल्दी से मुझे आप बताएं। और ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। हरी अप गाइस, जल ही जीवन है। एजेंडा 21 से रिगार्डिंग क्वेश्चन है।
फिर मैं आपसे बात करूंगा कि इस 21 में 21 क्या है। Statement 1 is it is voluntary action plan of United Nations related to sustainable development. Statement 2 is it is the outcome of 1992 Earth Summit. My dear friends, जल्दी से आप अपना आंसर लिखकर मुझे चैट सेक्शन में बताएं। ओके guys, right answer is D नहीं है। oh my god, right answer is C, both 1 and 2। जितने लोगों ने गाइस C ऑप्ट किया है आपके लिए अ बिग झमाझम थम्स अप। फाइन, हमने समझा है स्टेटमेंट 1, it is voluntary action plan of United Nations regarding sustainable development, outcome of UNCED first Earth Summit 1992 Rio de Janeiro, Brazil. Agenda 21 is regarding 21st century। आइए जरा जल्दी से इस पे और प्रकाश डालते हैं। Agenda 21 is comprehensive plan of action to be taken globally, nationally and locally by organizations of the United Nations system, governments and major groups in every area in which human impacts on the environment. 21 is the outcome of 1992 First Earth Summit। ये एक voluntary action plan है of United Nations related to sustainable development। ठीक, क्या इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं? Yes, no? Now guys, come on question number next। Question number next। EIA बहुत ही एनवायरमेंट का हम लोगों ने डैमेज किया है। Method of determining environmental impacts of any project. Statement 2 is does not have legal backing in India। देखते हैं क्या होगा। My dear friends, A is the right answer। A is the right answer। समझेंगे इस बात को। ठीक, क्वेश्चन इज आखिर स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? फाइन, वाई स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट? हमने बोथ ऑप्ट क्यों नहीं किया, जो कि हम में से बहुत से लोग बोथ के सपोर्टर थे। गाइस, जितने लोग बोथ सोच रहे थे चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मी और इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखें। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो हमने यूएस से कंसेप्ट को बोरो किया है, मेथड ऑफ असेसिंग पॉसिबल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रपोज प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरकनेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल and human health consequences both positive and negative। अगर किसी प्रोजेक्ट का, किसी प्रपोजल का क्या इफेक्ट होगा सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन के हेल्थ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट था। 2 इनकरेक्ट क्यों था? Until 1994 environmental clearance by central government was purely an administrative decision with no legal backing। फिर 27 जनवरी 1994 को एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जारी किया, मैंडेटिंग
environmental clearance for any expansion or modernization of any operation as well as development of new projects listed in Schedule 1 of the notification under Environmental Protection Act 1986। इंडिया में हम EIA के प्रोविजंस को इसी एक्ट के तहत शेड्यूल 1 के तहत डील कर रहे हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट था। इसकी लीगल बैकिंग है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच इज अम्ब्रेला एक्ट। क्लियर गाइस? आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ EIA। मैं चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे इसके कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, नॉट वन। देखते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कोपिंग पब्लिक हियरिंग। गाइस, अगर इस क्वेश्चंस की बात करें द प्रोजेक्ट पोस्ट स्कोपिंग में क्या हो रहा है? आइए देखते हैं। आप प्रोजेक्ट के पॉसिबल इंपैक्ट, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, इसको देखते हो आप, है ना? सो वन ओनली इज करेक्ट। पब्लिक हियरिंग की बात करें, सो पब्लिक एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स रिजाइडिंग नियर द प्रोजेक्ट साइट may be informed and consulted जब EIA रिपोर्ट कंप्लीट होगी, है ना गाइज? तो पब्लिक हियरिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई, जहाँ पे लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट होंगी, तो बट ऑब्वियस वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनको उनकी नेक्स्ट जनरेशन को वही रहना है। ठीक है? Come on the next question. Consider the following statement about 2006 amendment to EIA notification. My dear friends, right answer is B, 2 only. ठीक भाई, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है इस नोटिफिकेशन के बाद, सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। कैटेगरी ए नेशनल लेवल अप्रेजल, कैटेगरी बी स्टेट लेवल अप्रेजल। आइए इसे और देखते हैं गाइस। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। क्यों भाई? एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट हैव बीन डिसेंट्रलाइज्ड
since EIA notification 2006। स्टेटमेंट में क्या था, सेंट्रलाइज था, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। EIA notification of 2006 categorizing the developmental projects in two categories. Category A national level appraisal, category B state level appraisal। ध्यान से गाइस डिस्कशन को सुनेंगे, ये आगे जाके आपको और हेल्प करने वाला है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सो माय डियर फ्रेंड्स, डी इसका आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। कंफ्यूज हो गए? बोथ 1 and 2 ऐसा कुछ? नो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको खूब कंफ्यूज कर दिया। गाइस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहां पे दिया है नॉट, ये आपने देखा। सो आंसर बिकम्स नाइदर 1 nor 2। फुल टॉस, क्लीन बोल्ड। गाइस कितने लोगों ने, क्योंकि जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे स्ट्रेस में, जल्दीबाजी में, प्रेशर में, जल्दी से बोथ टिक करके आगे बढ़ लोगे और ये नॉट देख नहीं पाओगे। ठीक, यहां देखिए आप, सॉल्यूशन इज डी, नाइदर 1 nor 2, क्योंकि दोनों करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने न्यू नोटिफिकेशन के थ्रू एनवायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी कर दिया फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट, थर्मल पावर, रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज। करेक्ट है। लेजिस्लेशन प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रोजेक्ट क्लियरेंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड कैपेसिटी। बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट, सो आंसर बिकम्स डी। याद रहेगा? ठीक, चलिए, डिसेंट्रलाइज हो चुका है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को गाइस, लीगल सैंक्शंस टू EIA इन द कंट्री। प्लीज गलत नहीं करना मेरे आंखों के तारों, राज दुलारों। अभी मैंने बताया आपको, क्या होगा आंसर? गाइस C3 ओनली इज द राइट आंसर। मैंने अभी डिस्कस किया कि लीगल सैंक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू इसको मिला। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 which incorporates numerous rules on EIA methodology and process provides legal backing for EIA in India। याद रखेंगे इस बात को। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही प्यारा। चूंकि EIA बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं और मेरा फोकस उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन पे है। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। कैटेगरी ए नेशनल लेवल की बात हो रही है, कैटेगरी बी स्टेट लेवल की बात हो रही है। नॉट रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कौन सा यहां पे पूछा आपकी बार करेक्ट, अब की बार इनकरेक्ट नहीं पूछा है। माय फ्रेंड्स, राइट आंसर इज डी नहीं है, तो क्या सी है? नो माय फ्रेंड्स, सी भी नहीं है। ओ माय गॉड, तो क्या है फिर? A1 ओनली इज द राइट आंसर। आइए इसे और समझते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। EIA notification of 2006 categorizing developmental project in the two category. Category A national level, category B state level. Category A project requires mandatory environmental clearance and they do not undergo screening. यहाँ ये तय करने की जरूरत नहीं है कि EIA करें कि ना करें, ये मैंडेटरी है अंडर कैटेगरी ए। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये इनकरेक्ट इसलिए है कि स्टेट लेवल पे 2 तरह की कैटेगरी है। B1 रिक्वायर्स EIA मैंडेटरी, B2 डू नॉट रिक्वायर EIA। और अगर मैं स्टेटमेंट पे जाऊं गाइस, तो स्टेटमेंट में था कि बी प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायर, ऐसा नहीं है। बी प्रोजेक्ट के अंदर जो B1 है वहां EIA इज मैंडेटरी, दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। होप गाइस आप सेशन को डिटेल में एंजॉय कर रहे होंगे। क्लियर? आइए अगला और सवाल EIA से देखते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। Which of the following phases is involved in India? इंडिया में कौन सा इन्वॉल्व है? स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रेडिक्शन, डाटा कलेक्शन। माय फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या चारों है? नो, चारों नहीं है। 1 2 3 4 नहीं है। अच्छा, सी भी नहीं है, तो क्या बी सही है? यस माय डियर फ्रेंड्स, बी ही सही है। आइए जरा इन बातों को और समझते हैं। आफ्टर द 2006 amendment, EIA cycle comprises of the 4 stages. Screening, project plan is screened for the scale of investment, location, type of development and if projects needs clearance. Scoping की बात करें, potential impact, zone of impact, mitigation possibilities and needs for monitoring. स्कोपिंग में आप ऐसी बातें देखते हो, क्या इसके प्रभाव होंगे, कैसे आप इसे मिटिगेट करोगे। पब्लिक हियरिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ EIA रिपोर्ट, पब्लिक एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स, अभी बताया आपको, लोकल पीपल living close to the project site may be informed and consulted. Appraisal committee formed by MOEFCC will first scrutinize a project based on the data presented by project authorities. ठीक, तो इसलिए हमने 1 और 2 को
ऑप्ट किया था। गाइस, अगर आप आंसर गलत कर रहे हो, सही नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न। अगर मेरे बताने के बाद बार बार आंसर गलत हो रहा है, ये चिंता का विषय है। अब आपको और अटेंटिव होके सेशन करना है। गाइस, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक झमाझम थम्स अप देंगे और मुझे बताएंगे कि आप बिल्कुल झमाझम हो। राइट इन चैट सेक्शन J2 और मुझे एक बिग थम्स अप दें। गाइस, हरी अप, ताकि मुझे लगे यू आर फिट एंड फाइन एंड यू आर रॉकिंग एंड कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राफ्ट ऑफ EIA 2020। आइए गाइस, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या आपने इस नोट को देखा? मैं पहले बता दूं ताकि गलती कम हो। जल्दी से इस नोट को देखें और आप आंसर करते वक्त नंबर भी मेंशन करें, ताकि जो लेट से जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं समझ पाऊं। My dear friends, B is आंसर सेकेंड और थर्ड गलत है, नॉट करेक्ट। आइए इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, इसे और समझते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, has published the draft EIA notification 2020 with intention of replacing existing EIA notification 2006 under Environmental Protection Act 1986. Statement 1 is correct. Issued under powers vested in central government under Environmental Protection Act 86 to take all measures for protecting and improving quality of the environment. इतना करेक्ट है। आइए देखते हैं। 2 is incorrect, क्योंकि वहां पे था कि न्यू ड्राफ्ट डू नॉट अलाउ, ये अलाउ करता है फॉर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट्स। इसकी मीनिंग हुई प्रोजेक्ट्स कैन बी अवॉर्डेड इवन इफ दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन or have been running phase without securing environmental clearance. इसी बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था, है ना? ठीक भाई, क्या कुछ लोग ऐसी एक ग्रुप ऑफ थॉट्स आ रही थी कि लोग बिना क्लियरेंस के कंस्ट्रक्शन अलाउ कर देंगे और ह्यूमन इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। ठीक। 3 इज इनकरेक्ट। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर रिडक्शन ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम 30 days to 20 days फॉर द पब्लिक टू सबमिट देयर रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग अ पब्लिक हियरिंग फॉर एनी एप्लीकेशन सीकिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आपके इस क्वेश्चन में 20 से 30 की बात हुई थी, जबकि वास्तविकता में 30 से 20 डेज हुई थी। ये उल्टा था। आमतौर पे हम इतना ध्यान नहीं रखते और एग्जाम में गलतियां हो जाती है। गाइस, हमें अपने निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करना है, हमें सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन
and practice of questions, practice of MCQs. Time bound practice is very important. इन बात को समझेंगे गाइज. करंट अपडेट्स एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपके लिए कल मैराथन सेशन लेकर आ रहा हूं. टुमारो मैराथन ऑन करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये अनाउंसमेंट दिस चैनल ओनली. ये अनाउंसमेंट कैसा लगा आपको गाइस, लेट मी नो. फाइन, चलिए, आर यू हैप्पी? वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे और झमाझम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. हरी अप गाइस. अगर आपने ट्रिक पहचान लिया तो आप राइट आंसर तुरंत निकाल लोगे. हिंट दिया मैंने आपको. कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये तो पुराना कंसेप्ट है. कैसे ये 2006 का हो सकता है? इतनी कॉमन सेंस से आप कर सकते हो. ये तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 तब आया था. गाइस, अगर स्टेटमेंट 1 गलत है, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, 1 गलत, 1 गलत, 1 गलत, C is the right answer. 2 and 3 only. Joint forest management is a partnership involving both forest department and local communities in natural forest management. Communities of the forest get the benefit of using minor non-timber forest produce. इन दोनों बातों को आपको समझना है ना गाइज. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक. विलेज कम्युनिटीज आर इंटरेस्टेड विद प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नियर बाई फॉरेस्ट. कम्युनिटीज आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी, विलेज फॉरेस्ट कमिटी, विलेज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. Each of these local bodies has an executive committee that manages its day-to-day affairs. So, statement 3 is correct. हम फॉरेस्ट को एक सस्टेनेबल मैनर में कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं. फाइन. कम ऑन द लवली क्वेश्चन, ब्यूटीफुल वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी गाइस बहुत ध्यान से करेंगे. गाइस, इस क्वेश्चन में इतना तो क्लियर है कि स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट. ओ माय गॉड.
ये तो सर ने हिंट दे दिया। एनबीए को हमने प्रोविजंस अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्टेब्लिश किया, नॉट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो 3 गलत है, ये गलत, ये गलत, दोनों में 1 है, 1 इज करेक्ट। इट परफॉर्म्स फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी advisory function for the government of India on issues of conservation, sustainable use of biological resources. Guys, A is the right answer, 1 and 2 only. जितने लोगों ने A आंसर किया है, a big thumbs up for you guys for your awesome performance. ये देखिए आप, NBA is a statutory autonomous body under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, established in 2003 to implement provisions of Biological Diversity Act 2002. India signed CBD in 1992. UNCBD is the outcome of First Earth Summit. Guys, रियो समिट के नाम लेते ही आपके माइंड में UNCBD, UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, UNCCD डेजर्टिफिकेशन, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इस तरह के पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं। अगर आ रहे हैं दैट मीन्स आप सही जा रहे हो, नहीं आ रहे तो आप मेरे कोर्सेज को जरूर देखें। और मजे की बात है, राइट नाउ वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टैटिक डायनेमिक हाईली ऑपरेटेड कोर्स प्लस पे 8 PM मंडे टू सैटरडे स्टार्ट हुआ है, चल रहा है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। NBA performs facilitative, regulatory and advisory functions for the government of India. Issues of conservation, sustainable use of resources, fair and equitable sharing of benefits arising out of use of biological resources. अगर मैं 3 की बात करूं तो it is not correct. ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को लागू करने के लिए हुआ था, न कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के संबंधित। गाइस, इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो, लेट मी नो। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, आइए कुछ 1-2 पॉइंट्स खास इसकी चर्चा करूं। मैंडेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट थ्रू decentralized system, with the NBA focusing on advising the central government on matters relating to conservation of biodiversity, sustainable use of its components, equitable sharing of benefits, and advising the state government in the selection of areas of biodiversity importance to be notified under subsection 1 of section 37 as heritage sites and measures for management of such heritage sites. Guys, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं डिटेल में अपनी क्लासेस लेता हूं। Guys, come on the last question of the day. Last question on the day of the day. My dear friends, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम लेते ही आपके माइंड में क्या रहा है? तूरा रेंज ऑफ मेघालय प्लेटू, गारो हिल्स करेक्ट है। लोकटक लेक
अगर मैं बात करूं भाई, यूनेस्को ने ऐड किया था नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व्स को, है ना, 2009 में। अगर मैं लोकटेक की बात करूं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर की बात हो रही है। ठीक, फुमडीज फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, बरेल रेंज तो असम में है। ठीक, फेमस फॉर ब्राउन एंटलर डियर, संघाई डियर, मणिपुर का स्टेट एनिमल। सेकंड गलत है। नाम दफा नेशनल पार्क, नाम लेते ही आपके माइंड में अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। पटकई हिल्स। सो A1 only is the right answer. A1 only is the right answer. My dear friends, अनअकैडमी पे ऑनलाइन वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए प्लस कोर्सेज पे अवेलेबल है। अब आपको IAS बनने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली ही आना है। अब दिल्ली के टॉप टीचर्स, मेरे साथ के कलीग्स, 15 साल ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने के बाद आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑसम कोर्सेज वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। क्या करना है? यूज कोड अजीत लाइव एंड गो फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड गाइस, लेट मी नो, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊं। गुरुजी कैसे बताएं? गूगल पे आप अजीत लाइव टाइप करें और देयर इज अ बिग सरप्राइज, और फिर मुझे इन्फॉर्म करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स क्रैक इट।